देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको हम 5वां नंबर पॉइंट्स चार्ट के बारे में बताते हैं। 5वां पॉइंट्स बता रहे हैं, ध्यान से देखेंगे आप। थोड़ा सा इसको समझने के लिए हम लोग को ये ध्यान में रखना है, किसी भी एटम के लिए Z = E = P होता है। मीन्स एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन सभी आपस में इक्वल होते हैं। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, तो इसके एक एटम के पास 13 इलेक्ट्रॉन और 13 प्रोटॉन होगा। तो चलिए अगले कॉन्सेप्ट को, नंबर 5 पॉइंट्स को हम लोग को समझना है। देखिए ये आपके सामने हमने एल्युमिनियम का टुकड़ा ले लिया, इतना बड़ा हमने एल्युमिनियम का पीस लिया है, ये एल्युमिनियम का पीस है। और इतना बड़ा टुकड़ा में मान लेते हैं कि 100 एटम है। देखिए एल्युमिनियम का ये टुकड़ा है, इसके पास 100 एटम है। हम लोगों ने देखा कि एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, तो इसके एक एटम के पास 13 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन होगा। फिर से सुनेंगे, इसके एक एटम के पास 13 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 13 है, तो एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन सब आपस में इक्वल होते हैं। तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, तो निश्चित रूप से इसके एक एटम के पास 13 इलेक्ट्रॉन होगा। और देखिए नंबर ऑफ एटम कितना है, 100। तो एक एटम के पास 13 इलेक्ट्रॉन, तो 100 एटम के पास 1300 इलेक्ट्रॉन। तो इस टुकड़े के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1300। प्रोटॉन की बात करें तो सेम, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1300। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर तीनों ही आपस में इक्वल होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1300, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1300। अब हम लोग बात करें कि इसको पॉजिटिव चार्ज करना है। देखिए एल्युमिनियम मेटल होता है और मेटल हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इस एल्युमिनियम को पॉजिटिव चार्ज करना है। पॉजिटिव चार्ज करने के लिए इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड। तो क्वेश्चन राइज करता है कि हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। देखिए एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 283। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक एटम से हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर सकते हैं। और नंबर ऑफ एटम यहाँ पे 100 है। देखिए स्टूडेंट्स, एल्युमिनियम के एक एटम से हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके पास नंबर ऑफ एटम है 100। एक एटम से कितना इलेक्ट्रॉन हम लोग रिमूव कर सकते हैं, 3। और नंबर ऑफ एटम इसके पास है 100। तो कहने का सेंस ये है कि इससे 300 इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। और इनिशियली टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था, 1300। तो 1300 में से हम लोग 300 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। इसके रिस्पेक्ट में ये नंबर छोटा है। तो अगला कॉन्सेप्ट ये है कि जो चार्ज होते हैं, किसी भी बॉडी को जब हम लोग चार्ज करते हैं तो उस बॉडी पर जो टोटल चार्ज होता है, जैसे टोटल चार्ज यहाँ 1300 है, इसके रिस्पेक्ट में जो रिमूव होने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं या इंसर्ट होने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका अमाउंट छोटा होता है। तो चलिए इसको हम लोग लैंग्वेज के रूप में लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अभी जो हमने आपको समझाया कि जो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है, टोटल चार्ज, वो एक बड़ा अमाउंट होता है, जबकि उससे जो हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं उसका चार्ज का जो अमाउंट होता है बहुत ही छोटा होता है। या इलेक्ट्रॉन जो डालते हैं उसका भी जो अमाउंट होता है बहुत ही छोटा होता है, चार्ज के अमाउंट। इसी बात को हमने लिखा है, द चार्ज ऑफ ए बॉडी रिफर्स टू इट्स एक्सिस चार्ज। देखिए इसके पास 1300 प्रोटॉन है, 1300 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन चार्ज होने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इसमें से 300 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया। तो इसके पास 1000 इलेक्ट्रॉन बच गया। और तो इसके रिस्पेक्ट में इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 300 ज़्यादा है, तो ये 300 प्रोटॉन का जो चार्ज है वही इसको पॉजिटिव चार्ज बना देगा।
So the charge of a body refers to its excess charge. जैसे excess charge करने का मतलब यहाँ पे हम लोग 300 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किए, इसके पास 1000 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, चार्ज ऑफ ए बॉडी, चार्ज ऑन ए बॉडी कहने का सेंस ये होता है कि देखिए इसमें हम लोगों ने एल्युमिनियम का 100 एटम लिया था, एल्युमिनियम का, और इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था 1300 और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी था 1300। तो इसमें से हम लोगों ने 300 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, 300 इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड। तो 300 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने पर इसके पास 300 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और अब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1000 बच गया, जबकि नंबर ऑफ प्रोटॉन 1300 है। तो द चार्ज ऑफ ए बॉडी रिफर्स टू इट्स एक्सेस चार्ज। तो इसके पास 1000 इलेक्ट्रॉन है और 1300 प्रोटॉन है, तो एक्सेस चार्ज इसके रिस्पेक्ट में इसके पास एक्स्ट्रा प्रोटॉन है 300, यही 300 प्रोटॉन का चार्ज इसको पॉजिटिव बना देगा। तो एक्सेस चार्ज कहने का सेंस हुआ कि जो 300 एक्स्ट्रा है उसकी बात कर रहे हैं, और द एक्सेस चार्ज इज ऑलवेज ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन। देखिए टोटल है 1300 और यहाँ पर एक्सेस कितना है 300, इसके रिस्पेक्ट में ये स्मॉल अमाउंट होता है, उसी को हमने रिप्रेजेंट किया वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन द बॉडी। इसको फिर हम आपको नंबर 6 पॉइंट बताते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम लोग पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। जैसे हम लोग एक मेटल को चार्ज करते हैं, मेटल है, कंडक्टर है, तो जब किसी मेटल को चार्ज किया जाता है, जब किसी कंडक्टर को हम लोग चार्ज करते हैं, तो जैसे चार्ज इसके किसी एक पार्ट पे रखा गया है, तो ये चार्ज यहाँ पे नहीं रहेगा, पूरे इसके सरफेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। क्योंकि जो मेटल होते हैं, कंडक्टर होते हैं, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाई मोबिलिटी चार्जेज होते हैं, मतलब चार्ज जो मूव कर सकते हैं वो होते हैं। इस कारण से चार्ज एक ही जगह पे नहीं रहेंगे, पूरे इसके सरफेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट कर जाएंगे, यानी अंदर में चार्ज नहीं रहेगा। जबकि आप नॉन मेटल लेते हैं या इंसुलेटर लेते हैं, तो नॉन मेटल या इंसुलेटर में न के बराबर मूविंग चार्जेज होते हैं या नहीं होते हैं। तो आप यदि चार्ज को आप यहाँ रखते हैं तो ये चार्ज सेम प्लेस पे रह जाएगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो कहने का सेंस ये है कि जब किसी मेटल को हम लोग चार्ज देते हैं तो पूरे इसके सरफेस एरिया पर स्प्रेड कर जाता है, बट किसी नॉन मेटल को, इंसुलेटर को जब चार्ज देते हैं तो उसी प्लेस पे रह जाता है, रिसाइड्स कर जाता है, रिसाइड्स एट सेम प्लेस जहाँ पे इसको रखा गया है। इसमें पूरे पे स्प्रेड कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग इस बात को लैंग्वेज के रूप में लिखे हैं कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कंपोजिशन ऑफ क्वार्ट्स। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ क्वार्ट, अप और अप के पास 2/3 चार्ज होता है और डिनोट करते हैं इसको हम लोग यू से, एंड डाउन क्वार्क पे चार्ज होता है -1/3 और इसको डिनोट करते हैं डी से। देखिए क्वार्क फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए चार्ज का जो क्वांटाइजेशन है अभी भी ई है, चार्ज का क्वांटम अभी भी ई है। 1/3 ई या 2/3 ई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्वार्क फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। इसलिए चार्ज का जो क्वांटाइजेशन है, क्वांटम है, but quantum of charge is E, because quarks are not in free state. देखिए स्टूडेंट्स, अब नंबर 7 पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं।
ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना है। जैसे एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और एक और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, तो दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा। मीन्स ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इस पर फोर्स इधर की तरफ लगाएगा और ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इस पर फोर्स इधर की तरफ लगाएगा। या दो निगेटिवली चार्ज बॉडी का केस लें, ऐसे, तो भी सेम केस होगा। मतलब ये निगेटिवली चार्ज बॉडी इस पर फोर्स इधर लगाएगा और ये निगेटिवली चार्ज बॉडी इस पर फोर्स इधर लगाएगा। इस प्रकार के फोर्स को हम लोग रिपल्सिव फोर्स कहते हैं। जबकि यदि हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव की बात करें तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी इस बॉडी पर फोर्स इधर की तरफ लगाएगा और ये निगेटिवली चार्ज बॉडी इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, एफ। इस प्रकार के फोर्स को हम लोग अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं। अब क्वेश्चन राइज करता है कि एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी हम लोग ले लें और एक न्यूट्रल बॉडी ले लें। मीन्स इस पे नेट चार्ज 0 है, ऐसा बॉडी ले लें। देखिए स्टूडेंट्स, पहले से भी हम लोग इस बात को जानते हैं, बट अब हम लोग के सामने एक नया केस है कि ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और ये न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी कहने का मतलब कि इस पे नेट चार्ज क्या है, 0। तो क्या होगा, तो ध्यान देना है, क्या इन दोनों के बीच फोर्स लगेगा तो कैसा होगा, नहीं लगेगा तो वो भी हम लोग देखेंगे। आइए ध्यान देना है। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग मैटर की बात कर लेंगे। तो सारे मैटर हम लोग जानते हैं कि एटम्स से मिलके बने होते हैं और एक एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। तो ध्यान देना, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और ये मैटर है, कोई सब्सटेंस है, इसके अंदर में एटम होगा और इसके अंदर में यदि एटम है तो इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी होगा। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, बट इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। चार्जिंग बाय इंडक्शन में हमने आपको बताया था, बस वही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूज हो रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके सारे निगेटिव चार्ज पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। रीजन, पॉजिटिव निगेटिव के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके सारे निगेटिव चार्ज को इधर की तरफ खींचेगा और यहाँ पे निगेटिव चार्ज एक्युमुलेट कर जाएगा। और आप ध्यान से देखेंगे, हम लोग ये भी पढ़े कि पॉजिटिव के बीच रिपल्सिव फोर्स लगता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी इसके पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इधर लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट कर जाएगा। अब ध्यान देना है, हाँ अभी भी इस पे नेट चार्ज 0 है। इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी के कारण इधर की तरफ निगेटिव चार्ज और इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी इस निगेटिव चार्ज पार्ट्स पर इधर फोर्स लगाएगा, F, और इसके सफिक्स में अट्रैक्टिव हम लिख दे रहे हैं, ATT मीन्स अट्रैक्टिव फोर्स इधर लग रहा है इस बॉडी पे। और यही पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इधर की तरफ लगाएगा, F, और इसके सफिक्स में REP लिख दिया, मतलब रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस पे 2 फोर्स लगे, इधर की तरफ अट्रैक्टिव और इधर की तरफ रिपल्सिव। तो थोड़ा सा कूलम्ब्स लॉ यूज होगा, लेकिन हम नॉर्मली ऐसे ही बता दे रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन, ये सेपरेशन कुछ कम है इस सेपरेशन के रिस्पेक्ट में, मतलब ये पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में। ये सेपरेशन ज़्यादा और ये सेपरेशन कम, और सेपरेशन बड़ा होने पर इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू घटता है। तो यहाँ निश्चित रूप से ये सेपरेशन बड़ा है रिपल्सिव फोर्स का केस में, रिपल्सिव फोर्स के केस का सेपरेशन बड़ा और अट्रैक्टिव फोर्स का जो सेपरेशन है छोटा है। तो निश्चित रूप से अट्रैक्टिव फोर्स का जो वैल्यू होगा वो बड़ा होगा रिपल्सिव फोर्स से। मतलब ये वाला फोर्स ज़्यादा और ये फोर्स कम, तो नेट इफेक्ट ये अट्रैक्टिव शो करेगा कि नहीं, बताइए आप। तो इस प्रकार से इस पे फोर्स कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव।
और आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये 10 न्यूटन है अट्रैक्टिव और ये मान लेते हैं कि 6 न्यूटन है, तो इधर का 6 न्यूटन और इधर का 6 न्यूटन एक दूसरे को बैलेंस कर देगा। फिर भी इधर की तरफ कितना न्यूटन, 4 न्यूटन एक्स्ट्रा फोर्स बन जाएगा। और इस तरीका से इस पॉजिटिव चार्ज और ये अनचार्ज बॉडी जिस पर नेट चार्ज क्या है 0, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। मीन्स कि चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी के बीच में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। ये निगेटिवली चार्ज बॉडी यदि हम लोग ले, जैसे यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज बॉडी है, तो ये निगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट करेगा, और ये निगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट करेगा। लेकिन सेम केस आएगा, मतलब यदि निगेटिव चार्ज बॉडी हम लोग ले यहाँ पे ऐसे, और ये एक और अनचार्ज बॉडी ले लें जिस पर नेट चार्ज 0 है, तो भी इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ही लगेगा। तो कहने का सेंस हुआ ये है कि चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी के बीच में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, जबकि रिपल्सिव फोर्स सिर्फ चार्ज बॉडी, दोनों बॉडी जब चार्ज हो ना तभी लगेगा, और अट्रैक्टिव चार्ज और चार्ज बॉडी के बीच तो लगता ही है, चार्ज और अनचार्ज बॉडी के बीच में भी लगता है। तो कहा जाता है कि यदि दो बॉडी के बीच रिपल्सिव फोर्स लग रहा है तो दोनों बॉडी जरूर चार्ज होगा, लेकिन दो बॉडी के बीच यदि अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है तो कोई जरूरी नहीं कि दोनों बॉडी चार्ज हो। जैसे यहाँ दोनों बॉडी चार्ज है, लेकिन यहाँ एक बॉडी चार्ज दूसरा बॉडी अनचार्ज, यहाँ एक बॉडी चार्ज दूसरा बॉडी अनचार्ज, तो कहा जाता है कि रिपल्सिव फोर्स जो होता है श्योर टेस्ट होता है दो बॉडी के चार्ज होने का। तो आइए स्टूडेंट्स इसको हम लोग लैंग्वेज के रूप में लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, तो इस बात को हम लोग एक बार फिर से समझ लेते हैं कि पॉजिटिव के बीच रिपल्सिव फोर्स, निगेटिव के बीच रिपल्सिव फोर्स, पॉजिटिव के बीच अट्रैक्टिव फोर्स, और पॉजिटिव और न्यूट्रल बॉडी के बीच भी अट्रैक्टिव फोर्स, या निगेटिव या न्यूट्रल बॉडी के बीच भी अट्रैक्टिव फोर्स ही लगता है। तो व्हेन ए चार्ज बॉडी केप्ट नियर अनचार्ज बॉडी, देखिए ये चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज है, अनचार्ज के नज़दीक है, निगेटिव चार्ज है, अनचार्ज के बीच है, तो देयर विल बी अट्रैक्शन बिटवीन इट, दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। और रिपल्सन तभी पॉसिबल है जब दोनों बॉडी क्या हो, चार्ज हो। तो कहा जाता है कि दो बॉडी को चार्ज होने का यदि टेस्ट करना है तो इसके लिए रिपल्सिव फोर्स लगना जरूरी माना जाता है। यदि दो बॉडीज के बीच रिपल्सिव फोर्स लग रहा है तो जान लीजिए कि दोनों ही बॉडीज निश्चित रूप से चार्ज है, जबकि अट्रैक्टिव के केस में ऐसा न भी पॉसिबल है। आप इसको नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन हम आपको समझा रहे हैं, तो आपके असाइनमेंट से बिलोंग करता है, जो हम आपको बस अगले वीडियो तक लोड कर ही देंगे। तो देख लीजिए आप, क्वेश्चन एक है वो हम आपको बताने जा रहे हैं, पहले नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स, अब आपको जो असाइनमेंट है उसका एक क्वेश्चन हम बनवा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जो अभी आपको हम थ्योरी पढ़ाए थे उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 5 बॉल्स है, नंबर्ड 1 to 5। देखिए आपके सामने 5 बॉल है, नंबर्ड 1 to 5, तो इसका नाम 1 दिया गया है, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, और अलग अलग थ्रेड से इसको बांध करके लटकाया गया है। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पेयर्स 1, 2, 2, 4 and 4 1 शो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इस 1, 2 के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है। फिर 2, 4 के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स है, मीन्स यहाँ, और 4, 1 के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स है, मतलब इसके और इसके बीच। देखिए स्टूडेंट्स, फिर से एक बार आप समझ लेंगे। आपके सामने 5 बॉल्स को अलग अलग धागे से बांध करके लटका दिया गया है, नाम दिया गया 1, 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1 और 2 के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, ये 2 और 4 के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स है, ये 1 और 4 के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स है। फिर इसी में कहा जा रहा है कि 2, 3 के बीच रिपल्सिव फोर्स है, मीन्स इसके बीच फोर्स रिपल्सिव लग रहा है, ऐसे
ये रिपल्सिव फोर्स है। फिर इसी में कहा जा रहा है कि 4 5 के बीच में भी रिपल्सिव फोर्स है, ऐसे कहा जा रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग को प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ाया वो ध्यान में रखना पड़ेगा। मीन्स कि पॉजिटिव के बीच रिपल्सिव फोर्स होता है, निगेटिव के बीच में भी रिपल्सिव फोर्स होता है, और पॉजिटिव निगेटिव के बीच अट्रैक्टिव फोर्स होता है, या पॉजिटिव न्यूट्रल के बीच भी अट्रैक्टिव फोर्स होता है, या निगेटिव और न्यूट्रल के बीच भी अट्रैक्टिव फोर्स होता है। इन कॉन्सेप्ट्स का यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। ध्यान देना है 2 और 3 के बीच रिपल्सिव फोर्स है, तो रिपल्सिव फोर्स सेम काइंड ऑफ चार्ज के बीच लगते हैं, तो संभावना है कि 2 पॉजिटिव हो तो 3 भी पॉजिटिव होगा, या 2 निगेटिव हो तो 3 भी निगेटिव होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग 4 5 की बात करते हैं। 4 और 5 के बीच में भी कैसा फोर्स, रिपल्सिव फोर्स ही लग रहा है। तो इसका भी 2 पॉसिबिलिटीज है कि ये पॉजिटिव हो 4 तो 5 भी पॉजिटिव होगा, या 4 निगेटिव हो तो 5 भी निगेटिव होगा। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, एक चीज और देखा जाए, 2 और 4 के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, तो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। रीजन है कि ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव होगा तो इन 2 और 4 के बीच में अट्रैक्टिव नहीं रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे निगेटिव कर देते हैं, यहाँ निगेटिव कर देते हैं, यानी ये दोनों निगेटिव या ये दोनों पॉजिटिव। मीन्स कहने का सेंस ये है कि 2 और 3 यदि पॉजिटिव होगा तो 4 और 5 निगेटिव होगा, क्योंकि 2 और 4 के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, और हम लोग जानते हैं कि अट्रैक्टिव पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में लगता है, ऐसे न्यूट्रल के बीच में भी लगता है, लेकिन वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये चार्ज है पॉजिटिव तो ये निगेटिव, या ये निगेटिव है तो इसका पॉसिबिलिटी है पॉजिटिव होने का। अब ध्यान देना है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1 और 2 के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, यदि 2 पॉजिटिवली चार्ज है, मान लेते हैं इस केस को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये पॉजिटिव है और ये इसके बीच 1 और 2 के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, तो यहाँ 2 पॉजिटिवली चार्ज है, तो 1 का 2 पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स पॉजिटिव निगेटिव के बीच लगता है, तो ये पॉजिटिव है तो 1 का पॉसिबिलिटी है कि निगेटिव हो। और एक चीज और, पॉजिटिव और न्यूट्रल बॉडी के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, तो इसका एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इसके पास न्यूट्रल बॉडी भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये 1 और 2 के लिए हम लोगों ने डील किया। बात करते हैं 1 और 4 का। देखिए ये निगेटिवली चार्ज बॉडी है 4, और 1 जो है उसका क्या चार्ज होगा हम लोग को डिफाइन करना है। तो ये निगेटिवली चार्ज बॉडी है तो हो सकता है कि ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो, और ये निगेटिवली चार्ज है, ये निगेटिवली चार्ज है तो ये पॉजिटिवली चार्ज, या निगेटिव और न्यूट्रल के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, तो इसका एक और पॉसिबिलिटी है कि इस पे चार्ज 0 हो। मीन्स कि 1 2 के कारण इस पे निगेटिव या 0 चार्ज होने का पॉसिबिलिटी है, 4 1 के कारण इसका पॉसिबिलिटी है 0 और पॉजिटिव। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक ही टाइम कोई बॉडी निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज नहीं हो सकता है, इसलिए निगेटिव पॉजिटिव पॉसिबल नहीं है, तो निश्चित रूप से बॉडी फर्स्ट न्यूट्रल बॉडी होगा। दैट्स वेरी आंसर। आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़े, नंबर 8। देखिए बात करते हैं मैटर का। दुनिया के सारे मैटर एटम से मिलकर बने हुए हैं, और एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है और प्रोटॉन पे इतना चार्ज है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। तो कहने का सेंस है कि हर मैटर के अंदर में चार्ज होता है, हर मैटर के अंदर में चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है 9.1 × 10⁻³ kg,
प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। यानी जब कोई बॉडी चार्ज है, जैसे इलेक्ट्रॉन चार्ज बॉडी है तो उसके पास मास भी है, प्रोटॉन भी चार्ज बॉडी है तो उसके पास भी मास है। मतलब कहने का सेंस ये कि बिना मास के चार्ज पॉसिबल नहीं है। जैसे हम लोग बात करते हैं फोटोन का, फोटोन के पास मास नहीं है, फोटोन मासलेस पार्टिकल है, तो इसके पास चार्ज भी नहीं है, मीन्स ये चार्जलेस पार्टिकल है। कहने का सेंस ये है कि बिना मास के चार्ज पॉसिबल नहीं है। जिस बॉडी में मास नहीं हो उसके पास चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, चार्ज हमेशा मास के साथ ही रहता है, विदाउट मास चार्ज पॉसिबल नहीं है। आइए इसको लिखते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स, इन बातों को हमने लिखा है। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, यानी चार्ज हमेशा मास के साथ रहेगा। दैट इज चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, यानी बिना मास के चार्ज पॉसिबल नहीं है। किसी बॉडी पे चार्ज होने का मतलब है कि उसके पास निश्चित मास होगा, यानी किसी बॉडी पे चार्ज एग्जिस्ट करने का मतलब है कि उसके पास मास है, यानी मास का प्रूफ है। यदि कोई बॉडी चार्ज है तो उसके पास मास भी होगा। तो उसी बात को उन्होंने लिखा है कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। जैसे देखिए न्यूट्रॉन के पास मास इतना होता है अप्रॉक्सीमेटली, बट इस पे चार्ज क्या है, 0। तो कोई बॉडी चार्ज है तो उसके पास मास निश्चित होगा, लेकिन किसी बॉडी के पास मास है तो कोई जरूरी नहीं कि बॉडी चार्ज हो। तो किसी भी बॉडी पे चार्ज होने का प्रूफ मतलब ही है कि उसके पास मास निश्चित है। आइए फ्रेंड्स, अब पॉइंट नंबर हम लोग 9 पढ़ते हैं। देखिए, एलिमेंट्री पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी 2 प्रकार के पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए हैं। एक को कहते हैं हम लोग अप क्वार्क और दूसरे को कहते हैं डाउन क्वार्क। अप क्वार्क को हम लोग U से और डाउन क्वार्क को D से डिनोट करते हैं। अप क्वार्क के पास 2/3e चार्ज होता है और डाउन क्वार्क के पास 1/3e, लेकिन माइनस में, और ये प्लस में होता है। और आप जानते हैं E का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। चलिए हम लोग बात करते हैं प्रोटॉन का। हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन पे चार्ज होता है E। तो देखिए, हम लोग कितने अप क्वार्क और डाउन क्वार्क को मिला दें कि प्रोटॉन का फॉर्मेशन हो जाए। देखिए, प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, E। तो हम लोग एक अप क्वार्क लेते हैं 2/3e अप क्वार्क का चार्ज, एक डाउन क्वार्क लेते हैं और उसका चार्ज है -1/3e। यदि इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, 2/3e में -1/3e को ऐड करेंगे तो रिजल्ट हम लोग का मिलेगा 1/3e। जबकि प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, E। तो हम लोग का टारगेट होना चाहिए कि हम लोग को चार्ज कितना आ जाए यहाँ पे कंपोजिशन पे, E। तो यदि हम लोग 2 अप क्वार्क ले लें ऐसे करके, तो ये हो जाएगा 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4/3e मीन्स 4e/3, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा e/3, और हम लोग 3 एलसीएम ले लें तो ऊपर हो जाएगा 4e - e, तो 3e/3 ये कट के हो जाएगा e। मतलब ये जो चार्ज है 2/3e वो किसके पास है, अप क्वार्क के पास। -1/3e किसके पास है, डाउन क्वार्क के पास। यानी कह सकते हैं कि प्रोटॉन पे इतना चार्ज, E चार्ज लाने के लिए हम लोग को 2, ये किस क्वार्क का है, अप क्वार्क का चार्ज है, यानी 2 अप क्वार्क और प्लस ये एक डाउन क्वार्क का चार्ज है, डाउन क्वार्क। यानी 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क को मिलाने से किसका फॉर्मेशन होता है, प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी कंपोजिशन है पार्टिकल्स का, जिसको हम लोग क्वार्क्स कहते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ क्वार्क, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। अप क्वार्क इज डिनोटेड बाय U एंड डाउन क्वार्क बाय D। अप क्वार्क है चार्ज 2/3e
एंड डाउन क्वार्क हैज -1/3। उसी प्रकार से आप न्यूट्रॉन का कंपोजिशन जरा खुद से आप देखेंगे बना करके कि कितने अप क्वार्क और डाउन क्वार्क को मिलाने पे हम लोग को न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन होगा। और आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 0। तो आप ऐसा इसका एडजस्टमेंट करेंगे अप और डाउन क्वार्क का कि नेट चार्ज इस पर क्या आ जाए, 0। दैट विल बी कंपोजिशन ऑफ न्यूट्रॉन। देखिए स्टूडेंट्स, इन बातों को हम लोग लैंग्वेज में इस प्रकार से लिखेंगे। जब किसी मेटल या कंडक्टर को हम लोग चार्ज देते हैं तो पूरे उसके सरफेस एरिया पे फैल जाता है। रीजन है कि उनके चार्जेस के बीच रिपल्सिव फोर्स लगते हैं और साथ ही साथ इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मूविंग चार्जेज होते हैं। तो देखिए, चार्ज गिवन टू कंडक्टिंग बॉडी मीन्स कंडक्टर या मेटल की बात कर रहे हैं। स्प्रेड्स ओवर इट्स सरफेस एरिया, इसके सरफेस एरिया पे स्प्रेड कर जाएगा। ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन लाइक चार्जेज इट हैज हाई मोबिलिटी ऑफ चार्जेज, इसके पास फ्री चार्जेज होते हैं जो इसके सरफेस एरिया पे फैलने में कंट्रीब्यूट करते हैं। जबकि किसी नॉन मेटल को चार्ज हम लोग देते हैं, इंसुलेटर को चार्ज देते हैं, बट चार्ज गिवन टू इंसुलेटर रिमेन्स एट इट्स पोजिशन, अब इसके पोजिशन पे ही रह जाता है। इट हैज़ नो और वेरी फ्यू चार्ज कैरियर्स, इसके पास चार्ज नहीं होते हैं, चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं, मूवेबल चार्ज नहीं होते हैं, या बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं, फ्यू चार्ज। आइए स्टूडेंट्स, अब नंबर 10, पॉइंट नंबर 10 है, इसमें 3 केसेस है। नंबर ए में कि जब कोई चार्ज रेस्ट में हो Q और ये चार्ज रेस्ट में है तो ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो जब कोई चार्ज क्या हो रेस्ट में तो अपने सराउंडिंग में प्रोड्यूस करता है सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए नंबर बी की बात कर रहे हैं। अब ये कोई चार्ज है जो अब रेस्ट में नहीं है, मूव करने लगा और इसका जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है। तो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही, ऐसे ई। इसके साथ साथ ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। ऐसी सिंपली हम डायरेक्शन दिखा दिए मैग्नेटिक फील्ड का। तो जब कोई चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। रीजन है कि चार्ज मूव किया तो करंट प्रोड्यूस होगा और करंट प्रोड्यूस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और नंबर सी, जब कोई चार्ज मूव करे उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं हो, नॉट यूनिफॉर्म मीन्स नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं। तो इस केस में यह अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और इसके सिवाय ये एनर्जी भी रेडिएट करेगा। तो when charge at rest then it produce only electric field. Charge moving with uniform velocity produce electric field and magnetic field. Charge moving with non-uniform velocity, या हम लोग कह सकते हैं चार्ज मूविंग इन एक्सीलरेटेड मोशन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर मैग्नेटिक फील्ड और आल्सो रेडिएट एनर्जी। हम लोग लैंग्वेज में लिखते हैं कि जब कोई चार्ज रेस्ट में हो, चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगला स्टेप बी नंबर देखिएगा। चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आल्सो मैग्नेटिक फील्ड। और लास्ट में सी में चार्ज जो है ना वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, एक्सीलरेटेड मोशन में है। तो चार्ज इन एक्सीलरेटेड मोशन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमा मैग्नेटिक फील्ड एंड आल्सो रेडिएट क्या एनर्जी।